जीके किड्स। सोने की चिड़िया। एक नगर में राजा भीमसेन राज करते थे। उनके एक प्यारी सी राजकुमारी थी, ब्रजबाला। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वे अपने महल के बाग में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक चिड़िया दिखाई दी। राजा उस चिड़िया के पास गए तो देखा वह सोने की तरह चमक रही थी। राजा, अरे यह कैसी चिड़िया है? मैंने तो ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी। चिड़िया, राजा मैं सोने की चिड़िया हूँ। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए कि सोने की चिड़िया इंसानों की आवाज में बात कर रही है। राजा, अरे चिड़िया, तो इंसानों की आवाज में कैसे बात कर रही है? चिड़िया, मैं दूर पहाड़ के पीछे से आई हूँ। वहाँ सब मेरी जैसी सोने की चिड़िया रहती है। मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई। अब मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम करके चली जाऊंगी। राजा, रुको चिड़िया, क्या तुम मेरे महल में रह सकती हो? मेरी बेटी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चिड़िया, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरा मन करेगा मैं यहाँ रहूंगी। जब मैं जाना चाहूंगी मुझे जाने दोगे। राजा मान जाता है। वह अपनी उंगली पर बैठाकर उस सोने की चिड़िया को अपनी बेटी ब्रजबाला को देता है। ब्रजबाला उसे देखकर बहुत खुश होती है। ब्रजबाला उस चिड़िया को बहुत प्यार से रखने लगती है। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया रो रही थी। ब्रजबाला, क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? चिड़िया, मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है। अब मैं जाना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्रजबाला अपने पिता के पास गई, उसे सारी बात बताई। ब्रजबाला, पिताजी इसे रोक लो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। राजा अपनी बेटी की बातों में आ गया। उसने चिड़िया से रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। उसने राजा को उसका वचन याद दिलाया। राजा, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं रुकी तो मैं तुम्हें पिंजरे में कैद कर लूंगा। चिड़िया, तुमने वचन दिया था, अब तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकती। चिड़िया उड़ चली गई। राजा उसे पकड़ न सका। यह देखकर ब्रजबाला बेहोश हो गई। राजवैद्य को बुलाया गया। बहुत मुश्किल से ब्रजबाला को होश आया, लेकिन वह न किसी से बात कर रही थी न कुछ खा रही थी। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो कोई सोने की चिड़िया लाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ऐलान सुनकर बहुत से लोगों ने उस पहाड़ी के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन कोई वहां तक नहीं पहुंच सका। इधर ब्रजबाला की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रात के समय राजा अपने महल की खिड़की के पास खड़े होकर रो रहा था। राजा, काश मैंने वह चिड़िया अपनी बेटी को ना दी होती। काश मैंने उस चिड़िया को कैद करने की कोशिश ना की होती तो वह रुक जाती। कुछ देर बाद उसे खिड़की पर वही चिड़िया बैठी दिखाई दी। चिड़िया, क्यों राजा, क्या हुआ? अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मुझे नहीं ला पाए। राजा, चिड़िया रानी, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी को बचा लो। चिड़िया उड़कर ब्रजबाला के पास पहुंच जाती है। चिड़िया को देखकर ब्रजबाला बहुत खुश होती है। चिड़िया कुछ दिन वहीं रहने लगती है। जब ब्रजबाला पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो चिड़िया जाने के लिए कहती है। चिड़िया, ब्रजबाला, मुझे जाने दो, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब तुम मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगी। ब्रजबाला मान जाती है। राजा, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। चिड़िया, एक बात याद रखना, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना।
यह कहकर चिड़िया उड़ जाती है। इसके बाद जब भी ब्रिजबाला उसे याद करती है वह आ जाती थी। धन्यवाद। मोर की बांसुरी। एक गांव के पास बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा था। पास ही एक झरना भी था। गांव के बहुत कम लोग वहां जाया करते थे। उसमें तरह तरह के फूल खिले रहते थे। उस बगीचे में तरह तरह के पक्षी विहार करते रहते थे, जिनमें कोयल, मोर, कबूतर, चिड़िया चहकते रहते थे। एक मोर हमेशा उस बगीचे में आया करता था। जब भी मोर का मन करता, झरने से गिरते पानी के पास चला जाता। पानी की हल्की हल्की फुहार पड़ते ही नाचने लगता था। वहीं पास के एक पेड़ पर एक दिन एक कोयल यह सब देख रही थी। उसे देखकर कोयल कुहुकहाने लगी। कोयल की बोली सुनकर मोर को बहुत मजा आया। वह खुशी से अपने पूरे पंख खोलकर नाचने लगा। कुछ देर बाद कोयल उड़ जाती है। मोर भी थक चुका था। वह वापस चला जाता है। अगले दिन से यही सिलसिला चलने लगता है। पेड़ पर बैठी कोयल अपनी मधुर गले से बहुत अच्छा स्वर निकालती, जिसे सुनकर मोर नाचने लगता था। दोनों को बहुत मजा आता है। कुछ ही दिन में कोयल और मोर दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मोर कोयल से पूछता है, कोयल बहन, तुम इतनी अच्छी आवाज में कैसे कुहुका लेती हो? यह सुनकर कोयल कहती है, मोर भाई, ये सब तो ऊपर वाले की देन है। उन्होंने मेरे गले में इतनी मिठास भर दी है कि मैं जब भी बोलती हूँ मेरे कंठ से बहुत सुंदर बोली निकलती है। मोर को कोयल से जलन होने लगती है। वह सोचता है कि वह नाच तो अच्छा लेता है, अगर वह कोयल की तरह गाने भी लगे तो सब उसकी कितनी तारीफ करेंगे। काश कोयल का गला मुझे मिल जाए। इसी उधेड़ बुन में वह नाचना छोड़ देता है। अब वह झरने के पास जाना भी बंद कर देता है। उधर कोयल हर दिन झरने के पास वाले पेड़ पर बैठकर कुहुकाती रहती थी, लेकिन मोर वहां नहीं आता। मोर का मन अब नाचने में नहीं लगता था। वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे कोयल की तरह गाने लगूं। वह कई बार कोशिश भी करता, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती थी। कुछ दिन बाद कोयल भी उस पेड़ पर आना बंद कर देती है। मोर जब भी कोयल को देखता वह उससे बात नहीं करता था। उसे कोयल से नफरत हो जाती है। एक दिन मोर एक पेड़ की डाल पर बैठा था। तभी उसे कोयल की जैसी बोली सुनाई देती है। वह ध्यान से देखता है कि गांव की गलियों में एक आदमी बांसुरी बजाता हुआ जा रहा है। मोर यह देखकर बहुत खुश होता है। वह सोचता है, अरे वाह, यह तो कोयल से भी अच्छी आवाज निकाल रहा है। क्यों ना मैं इनमें से एक बांसुरी ले लूं। वह डाल डाल पर उड़ते उड़ते बांसुरी वाले का पीछा करने लगता है। बांसुरी वाला एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और अपनी बांसुरी का थैला वही पास में रख लेता है। मोर चुपके से पेड़ के पीछे से जाता है और उसे थैले में से धीरे धीरे एक बांसुरी चोंच पर खींचने लगता है। बांसुरी वाला गहरी नींद में सो रहा था। मोर धीरे धीरे बांसुरी निकाल लेता है और बांसुरी को चोंच में दबाकर उड़कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मोर बहुत खुश था। वह सोच रहा था, अब मैं नाचकर और गाकर सबसे बढ़िया पक्षी बन जाऊंगा। अब उस कोयल का घमंड भी टूट जाएगा। बहुत कहती थी, ऊपर वाले ने उसे ऐसा बनाया है, अब मैं उससे भी अच्छा संगीत निकाल कर दिखाऊंगा। लेकिन अब समस्या यह थी कि वह बांसुरी बजाए कैसे। बांसुरी को छोड़ता है तो नीचे गिर जाएगी, इसलिए वह बगीचे के नीचे आ जाता है। बांसुरी को जमीन पर रखकर उसे चोंच में दबाकर फूंक मारता है, लेकिन चोंच की दूसरी तरफ से हवा निकल जाती है। बांसुरी बज नहीं पाती। इससे मोर बहुत परेशान हो जाता है। फिर वह सोचता है कि अगर मेरी चोंच ना हो तो वह आराम से उस आदमी की तरह बांसुरी बजा लेता।
वह एक पत्थर के पास जाकर जोर जोर से अपनी चोंच उसमें मारता है, लेकिन चोंच नहीं टूटती। फिर वह एक पेड़ की तने में अपनी चोंच फंसाकर तोड़ देता है। चोंच टूटते ही उसे बहुत दर्द होता है। वह दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई वहां नहीं आता। इसके बाद मोर बहुत रोता है। फिर भी वह किसी तरह बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन बिना चोंच के बांसुरी पकड़े कैसे, यह तो उसने पहले सोचा नहीं था। हार कर वह बांसुरी को फेंक देता है, लेकिन चोंच टूटने के कारण अब वह दाना भी नहीं चुग पा रहा था। वह परेशान सा इधर उधर भटकने लगता है। तभी कोयल की नज़र मोर पर पड़ जाती है। कोयल उसके पास आती है। मोर भैया, क्या हुआ? ये चोंच कैसे टूट गई? मोर उसे सारी बात बताता है। यह सुनकर कोयल उससे कहती है, भाई, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है वही ठीक है। तुम सोचो, अगर मैं नाचने लगूं तो कैसी लगूंगी? ईश्वर ने मुझे काला बनाया, लेकिन आवाज बढ़िया दी। तुम्हें इतना सुंदर बनाया कि सब तुम्हें देखने को तरसते हैं। तुम्हारे जैसा रूप किसी पक्षी का नहीं है। मोर यह सुनकर रोने लगा। सही कह रही हो बहन, मैंने अपना नुकसान कर लिया। अब मैं दाना कैसे चुगूंगा? मैं तो मर जाऊंगा। कोयल बोली, भाई चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी चोंच पहले जैसे ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे मुंह में दाना डाल दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले की तरह नाचना पड़ेगा। यह सुनकर मोर बहुत खुश हुआ। दोनों पहले की तरह नाचने गाने लगे। शिक्षा: दूसरों से होड़ न करके जो ईश्वर ने दिया है उसमें संतोष करें। धन्यवाद। सोने की मछली। प्रिया अपने स्कूल से निकली और जाकर बस में बैठ गई। उसकी दोस्त सोनम ने बस में बैठते ही प्रिया से कहा, सोनम, तुझे पता है स्कूल की ओर से हमें पिकनिक पर ले जा रहे हैं। प्रिया, सच? फिर तो बहुत मजा आएगा। कहाँ ले जा रहे हैं? सोनम, वो पता नहीं, लेकिन कहीं पहाड़ों में झील के किनारे ले जाने की बात कर रहे थे। प्रिया, सच में मजा आ जाएगा। तू तो जा रही है ना? सोनम, पता नहीं मम्मी भेजेगी या नहीं। प्रिया, चल देखते हैं। मैं तो पापा से जिद करके उन्हें मना लूंगी, फिर मम्मी भी मान जाएगी। प्रिया अपने घर आ जाती है। वह अपने पापा से बात करती है। पापा उसे भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन दोनों दोस्त मिलती है। प्रिया और सोनम दोनों बहुत खुश होती है, क्योंकि उनके मम्मी पापा मान जाते हैं। शनिवार के दिन स्कूल वाले सभी बच्चों को एक पहाड़ की गहराई में बनी झील के पास ले जाते हैं। स्कूल की टीचर बच्चों को समझाती है। टीचर, बच्चों देखा, ये झील गहरी है, इसके किनारे पर बैठकर खेलना, आगे पानी में नहीं जाना। सभी बच्चे झील के पास बैठकर खेलने लगते हैं। तभी प्रिया देखती है कि उसकी बोतल में पानी खत्म हो गया। प्रिया, सोनम, मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया है, चल झील से भर लेते हैं। सोनम, पागल है क्या? टीचर ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। यह सुनकर प्रिया अकेले बोतल लेकर पानी भरने चल देती है। सोनम प्रिया का ध्यान रखती है, कहीं वह पानी में ना चली जाए। प्रिया झील से बोतल में पानी भर लेती है। वह जैसे ही पानी पीने लगती है, बोतल में से आवाज आती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। प्रिया डर जाती है। वह बोतल को फेंक देती है। तब बोतल से आवाज आनी बंद हो जाती है। प्रिया बोतल को फिर से उठाकर देखती है तो उसमें एक छोटी सी सुनहरी मछली तैर रही होती है। प्रिया सोचती है कि यह बोल कैसे सकती है। तभी वह मछली बोलने लगती है, मछली मुझे मत मारो। प्रिया, लेकिन तुम कौन हो और हमारी तरह बोल कैसे सकती हो? मछली, मैं रानी मछली की बेटी हूँ। हम लोग पाताल लोक में रहते हैं। मैं छिप कर बिना बताए घूमने आई थी। यहाँ कोई मुझे खा ना जाए इसलिए किनारे पर बैठकर रात होने का इंतजार कर रही थी।
तभी तुमने पानी भरा और मैं पानी के संग यहाँ आ गई। प्रिया, लेकिन तुम हमारी भाषा कैसे बोल लेती हो? मछली, तुम्हारी तरह हमारा भी पूरा संसार है। हम सब पाताल में रहते हैं। मेरी माँ सोन मछली सब मछलियों की रानी है, लेकिन यहाँ के बड़े जानवर हमें खा जाते हैं, इसलिए हम नीचे रहते हैं। वहाँ कोई नहीं जा सकता। मेरी माँ के पास बहुत शक्ति है। उनसे ये शक्ति मेरे अंदर भी आ गई है। अगर तुम मुझे ना मारने का वचन दो तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। प्रिया, अच्छा, चुपचाप इसी बोतल में रहो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, लेकिन कुछ बोलना मत। प्रिया उस मछली को घर ले आई। फिर प्रिया अपने कमरे में गई और एक बड़े से शीशे के बर्तन में बोतल का सारा पानी पलट दिया। अब वह मछली प्रिया से बात करने लगी। मछली, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। प्रिया, हाँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मछली, हाँ, क्यों नहीं, मैं तो तभी तुम्हारी दोस्त बन गई थी जब तुमने मेरी जान बचाई थी। प्रिया, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढेंगे। मछली यह सुनकर उदास हो जाती है। फिर वह कहती है, मछली, हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस नई दुनिया को देखने में बहुत मजा आ रहा है। मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर वापस चली जाऊंगी। अगले दिन प्रिया ने एक दूसरी बोतल में मछली को डाल दिया और बैग में छिपाकर स्कूल ले गई। स्कूल में प्रिया पढ़ रही थी। प्रिया की सारी बातें सोन मछली सुन रही थी। शाम को घर आने पर जब प्रिया अपने कमरे में गई तो उसने सोन मछली को एक बड़े बर्तन में निकाल लिया। मछली, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी सारी पढ़ाई सीख ली। प्रिया, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम उसका क्या करोगी? मछली, कल तुम्हारा पेपर है ना, तुम पानी की बोतल में मुझे ले जाना, फिर देखना। अगले दिन प्रिया मछली को अपने साथ ले गई। जैसे ही प्रिया को प्रश्न पत्र मिला, प्रिया ने देखा कि कुछ ही देर में अपने आप सारे उत्तर कॉपी में लिख गए, और वो भी प्रिया की राइटिंग में। यह देखकर प्रिया बहुत खुश हुई। उसने मछली की मदद से सारे पेपर बहुत अच्छे से दिए। जब रिजल्ट आया तो प्रिया क्लास में फर्स्ट आई थी। प्रिया ने सोन मछली का धन्यवाद दिया। एक दिन प्रिया के पापा अचानक प्रिया के कमरे में आ गए। उन्होंने किसी के बोलने की आवाज सुनी। पापा, बेटा किससे बात कर रही थी? प्रिया, कुछ नहीं पापा। लेकिन पापा के डांटने पर प्रिया ने सब सच बता दिया। पापा, बेटा ये गलत बात है। गलत तरीके से किसी भी चीज को हासिल करना सही नहीं है। आज ये मछली तुम्हारे पास है तो तुम फर्स्ट आ गई, लेकिन कल जब यह नहीं होगी तो क्या करोगी? मछली, मैं हमेशा प्रिया के साथ रहूंगी। पापा, नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। किसी को पता लग गया तो तुम्हें मार देंगे। इससे अच्छा है कि प्रिया तुम उसे उसी झील में छोड़ आओ। यह सुनकर प्रिया रोने लगी, लेकिन अपने पापा की जिद के कारण वह मान गई। अगले दिन प्रिया ने सोन मछली को एक बोतल में डाल दिया और पापा के साथ उसी झील के किनारे पहुंच गई। प्रिया, सोन मछली, तुम्हें कोई खा गया तो क्या होगा? मछली, तुम मुझे यही किनारे पर छोड़ दो। प्रिया रोने लगी। तब उसके पापा ने कहा, पापा, सोन मछली तुम इसी बोतल में रहो, हम रात तक यहीं रहेंगे। जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आएंगे तभी हम जाएंगे। रात तक वो सब इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। काफी समय बीत जाने पर सोन मछली ने कहा, तुम मुझे झील के पानी में छोड़ दो, मैं पानी में आवाज दूंगी तो वो सुन लेंगे। झील के पानी में छोड़ते ही सोन मछली ने अपनी आवाज में घर वालों को पुकारा। तभी झील की सतह पर बहुत सारी सोने जैसे रंग की मछलियां आ गई। सोन मछली उनके साथ जाने लगी। तभी उसने सबको प्रिया के बारे में बताया। रानी मछली ने प्रिया से कहा, रानी मछली, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, हम सदा तुम्हारा उपकार मानेंगे। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो इस झील पर आकर सोन मछली पुकारना, हम आ जाएंगे। प्रिया, क्या मैं कभी कभी सोन मछली से मिलने आ सकती हूँ? इस पर रानी मछली तैयार हो गई।
इस तरह सोन मछली और प्रिया की दोस्ती हमेशा चलती रही। धन्यवाद। चींटी और शेर की कहानी। एक जंगल में एक बहुत शक्तिशाली शेर पूरे जंगल पर राज करता था। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। शेर से जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक चींटियों की लाइन दिखाई दी। शेर: अरे, तुम सब लाइन में कहाँ जा रही हो? चींटी: हम सब खाने की तलाश में जा रही हैं। इतने बड़े जंगल में कहीं खो ना जाए, इसलिए लाइन में जा रहे हैं। शेर: ये जंगल मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चींटी: हमें कैसा डर, आप बड़े जानवरों को खा सकते हो, इसलिए वो आपसे डरते होंगे, हमें तो आप खा नहीं सकते। शेर: अच्छा, ये बात है, मैं तुम्हें एक बार में मसल दूंगा, सारी मारी जाओगी। चींटी: जाओ जाओ, अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर कभी मिलना और कोशिश कर लेना। शेर: रुको जरा, मैं अभी बताता हूँ, कहकर उनके ऊपर पैर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वे सारी एक तने की जड़ में घुस जाती है, जहाँ तक शेर का पंजा पहुँच नहीं पाता। शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेर गुस्से में घूम रहा था, तभी उसके पास एक चीता आता है। चीता: क्या बात महाराज, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। शेर चीते को सारी बात बताता है। चीता: बस महाराज, इतनी सी बात, इन चींटियों को सबक सिखाने का उपाय मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये चींटियां वाली बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो जंगल के बाकी जानवर आपसे डरना बंद कर देंगे। इससे आपका नुकसान तो होगा ही, साथ ही मेरा भी नुकसान हो जाएगा। आपका बचा हुआ भोजन मुझे मिल जाता है। शेर: वो सब छोड़, पहले ये बता करना क्या है। चीता: पास ही एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है, वहां से थोड़ा सा शहद ले आते हैं। उस शहद को एक पत्ते पर रखकर मैदान में रख देंगे। जब मैदान में चींटियां उसे खाने आएंगी तो आप पैर से उन्हें मसल देना। शेर: लेकिन इतनी ऊपर से शहद कैसे उतरेगा? चीता: महाराज, मैं शहद की मक्खी से शहद मांग लूंगा। शेर: ठीक है, कल सुबह शहद लेकर मैदान में पहुंच जाना। चीता शहद की मक्खी के पास जाता है। चीता: शहद की मक्खी, थोड़ा सा शहद दे दो, हमारे महाराज शेर की तबीयत ठीक नहीं है, वे शहद खाएंगे। अगर तुमने शहद नहीं दिया तो महाराज तुम्हारे छत्ते को तोड़ देंगे। शहद की मक्खी डर जाती है और शहद चीते को दे देती है। अगले दिन चीता शहद लेकर मैदान में शेर का इंतजार करने लगता है। इधर शहद की मक्खी बाकी जानवरों से महाराज के बीमार होने की बात करती है। यह खबर चींटी तक भी पहुंच जाती है। चींटी: साथियों, देखो, शेर ने हमें फंसाने के लिए शहद इकट्ठा किया है, इसलिए आज से कोई भी चींटी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगी। केवल 4 चींटियां जाकर उस शेर से मुकाबला करेगी। अगले दिन शेर और चीता शहद को एक पत्ते पर रखकर चींटी के आने का इंतजार करने लगते हैं। 4 चींटियां धीरे धीरे शेर और चीते की ओर बढ़ने लगती है। शेर और चीता दोनों पत्ते पर नजर रखते हैं। 2 चींटी चुपचाप शेर और चीते के ऊपर चढ़ जाती है और उनके कान के अंदर जाकर काट लेती है। शेर और चीते के कान में खुजली होने लगती है, दोनों कान को खुजाने लगते हैं। इसी बीच उनका ध्यान पत्ते से हट जाता है। उसके बाद चारों चींटियां उस पत्ते को उठाकर मैदान से दूर पेड़ की जड़ में अपने बिल में पहुंच जाती है। शेर और चीता दोनों बहुत देर तक कान खुजाते रहते हैं। जब उन्हें थोड़ा सा ध्यान आता है तो वे देखते हैं कि ना वहाँ पत्ता है ना शहद। यह देखकर शेर समझ जाता है कि चींटियों से जीतना उसके बस की बात नहीं। शेर चींटी के बिल के पास पहुंच जाता है।
शेर, बहन मुझे माफ कर दो, तुम छोटी होकर भी मुझसे जीत गई। अब मैं कभी घमंड नहीं करूँगा। धन्यवाद। चिड़िया माँ का प्यार। एक जंगल में एक चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। उसके घोंसले में उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी उड़ना भी नहीं जानते थे। चिड़िया सुबह उनके जगने से पहले ही खाने की तलाश में निकल जाती थी। जब तक उसके बच्चे उठते वह दाना लेकर आ जाती और उनका पेट भर देती थी। चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों को उड़ना सिखाया। अगले दिन उसने अपने एक बच्चे को धीरे से उड़ाया, फिर दूसरे को उड़ाया। दोनों धीरे धीरे उड़ना सीख गए। अब चिड़िया दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाती और जंगल से तीनों दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ सालों के बाद चिड़िया कमजोर होने लगी। अब वह अपने घोंसले में आराम करती और उसके दोनों बच्चे उसके लिए दाना लाते और उसे खिलाते थे। कुछ दिन बाद उसके बच्चों ने सोचा कि हमारी माँ तो अब किसी काम की नहीं है, हम क्यों मेहनत करके उसे खाना खिलाते रहे। एक दिन दोनों बच्चों ने अपनी माँ को खाना लाने से मना कर दिया। बूढ़ी चिड़िया ने दोनों बच्चों को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अगले दिन दोनों बच्चों ने अपना अलग अलग घोंसला बना लिया। अब चिड़िया पूरे दिन अपने बच्चों का इंतजार करती रहती है, लेकिन दोनों बच्चे वापस नहीं आते। अपने कमजोर शरीर के साथ चिड़िया उड़कर बच्चों को ढूंढने जाती है। वहां जाकर देखती है कि बच्चों ने नया घोंसला बना लिया। अपनी माँ को देखकर दोनों बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और उसे भगा देते हैं। चिड़िया रोते हुए वापस आ जाती है। अपने घोंसले में बैठकर बीते दिनों को याद करने लगती है। चिड़िया में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उड़कर दाना ले आए, इसलिए वह बैठकर अपने मरने का इंतजार करने लगती है। वैसे भी उसके जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। 2 दिन तक भूखे रहने से उसे बहुत कमजोरी हो जाती है। एक दिन चिड़िया के दोनों बच्चे दूर खेत के पास दाना चुग रहे थे। तभी उन्हें एक चिड़िया मिलती है। वह उन दोनों से उनकी माँ के बारे में पूछती है। तब दोनों बच्चे उसे बताते हैं कि उन्होंने वह घोंसला छोड़ दिया। यह सुनकर वह चिड़िया उन्हें डांटती है। वह कहती है, मूर्खों, वो तुम्हारी माँ नहीं थी। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे अंडे से निकलते ही कहीं चली गई थी। तुम्हारी माँ ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें पाला। अगर उस दिन वो तुम्हें लावारिस छोड़ देती तो तुम दोनों मर जाते। यह सुनकर दोनों बच्चों को बहुत दुख हुआ। वह चिड़िया चोंच में दाना भरकर उड़ती हुई बूढ़ी चिड़िया के पास पहुंच गई। वहां उसने चिड़िया को दाना खिलाया। दाना खाकर उसमें कुछ ताकत आई। फिर चिड़िया ने कहा, मैंने तुझे मना किया था ना, इन पर तरस मत खा। ये भी उसी माँ के बच्चे हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। आज इन्होंने तुझे छोड़ दिया। दोनों बच्चे बाहर एक डाल पर बैठकर सारी बातें सुन रहे थे। वह दोनों रोते हुए घोंसले में आए और अपनी माँ से माफी मांगने लगे। बूढ़ी चिड़िया ने दोनों को गले लगा लिया और कहा, बच्चों, मैं कभी जीवन में तुम्हें ये नहीं बताती कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे प्यार में कोई कमी आए। दोनों बच्चों को सबक मिल चुका था। अब वे दोनों सारा दिन दाना लाकर अपनी माँ की देखभाल करते, माँ को खाना खिलाते, माँ के लिए नर्म बिस्तर लगाते। उसके जीवन का मकसद केवल माँ की सेवा करना ही रह गया था। धन्यवाद। लालची घोड़ा। एक जंगल में 3 मित्र रहते थे, जिनमें से एक घोड़ा जिसका नाम कालू था, एक गधा जिसका नाम मंगू था और एक बंदर जिसका नाम बंटी था। तीनों गहरे मित्र थे। मंगू बहुत सीधा साधा था। बंटी नटखट था, बहुत शरारत करता था और कालू बहुत तेज और चालाक था। वह हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाने के बारे में सोचता रहता था।
एक दिन तीनों दोस्त मिले और बातें करने लगे। कालू, अरे मंगू भाई, बहुत परेशान हो? मंगू, अरे भाई, मैं तो इस जंगल में बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे ऊपर सारा दिन बैठकर कोई ना कोई घूमता रहता है, बाद में मेरी हंसी भी उड़ाते हैं। कालू, तुम बहुत सीधे हो भाई, इसलिए सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। एक काम करो, कल से जो कोई भी तुम्हारे ऊपर बैठने की कोशिश करे उसे एक दुलत्ती मार देना, दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। मंगू, नहीं भाई, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ। कालू, तो ठीक है, परेशान होते रहो। मंगू चुप हो जाता है। तभी बंटी बंदर बोल पड़ता है। बंटी, अरे मंगू भाई, तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर देखता हूँ कौन तुम्हारे ऊपर बैठता है। एक एक के बाल ना नोच लिए तो मेरा नाम भी बंटी नहीं। कालू, हाँ, यह ठीक रहेगा, इसकी शरारत का कोई बुरा भी नहीं मानेगा और कोई तुम्हारी सवारी भी नहीं करेगा। मंगू, हाँ, ये ठीक है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जब भी कोई मंगू की सवारी करता, बंटी बंदर उसे सबक सिखा देता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर मंगू की सवारी करने से डरते थे। अब मंगू पूरे जंगल में निडर होकर घूमता। कुछ दिन बाद तीनों मित्र फिर से मिलते हैं। कालू, क्यों मंगू भाई, हमारी तरकीब काम आई? मंगू, हाँ कालू भाई, बहुत मजा आ रहा है, अब मैं जंगल में कहीं भी घूम सकता हूँ। कालू, मंगू और बंटी सुनो, मुझे शहर के सर्कस में काम मिल गया है। मैं शहर जा रहा हूँ, यहाँ की घास खा खाकर बोर हो रहा हूँ। वहाँ सर्कस में चने और मेवा खाने को मिलती है। मंगू, अरे कालू भाई, तुम कहाँ चने के चक्कर में कैद होने जा रहे हो? तुम्हें पता है सर्कस में कितने कोड़े मारे जाते हैं, दिन रात काम लिया जाता है। यहाँ आजादी से घूमते हो, वहाँ बांध कर रखा जाता है। कालू, तुम नहीं जानते वहाँ कितने करतब सिखाए जाते हैं। वो सीखने के बाद जब मैं वो करतब लोगों को दिखाऊंगा तो कितने लोग ताली बजाएंगे। यहाँ मुझे तुम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। वहाँ कितना मजा आएगा। दिन में सिर्फ 2 बार करतब दिखाने हैं, उसके बाद मजे से सोते रहो। और वहाँ तो एक नौकर भी मिलेगा मेरी देखभाल करने के लिए। वह मुझे नहलाएगा, मेरी मालिश करेगा। बंटी, अरे कालू भाई, क्या बात करते हो? वो सब वे अपने मतलब से करते हैं। जिस दिन तुम करतब नहीं दिखा पाओगे वो तुम्हें मारेंगे भी बहुत। कालू, तुम दोनों जंगल के गवार हो, गवार ही रहोगे। मैं तो कल शहर जा रहा हूँ। अगले दिन कालू शहर चला जाता है। इधर मंगू और बंटी बातें करते हैं। मंगू, देखा कितना लालची है कालू, उसने हमारी दोस्ती की भी परवाह नहीं की और भाग गया। बंटी, मैं तो अब कभी उससे बात नहीं करूँगा, देखना कुछ ही दिन में रोता हुआ हमारे पास आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंगू बंटी के पास गया। बंटी, क्या बात है मंगू भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? मंगू, बंटी भाई, कल रात मैंने सपना देखा कि कालू रो रहा है और वह बीमार है। बंटी, जाने दो उसे, हमें उससे क्या मतलब, वह तो मौज करने गया है। मंगू, नहीं बंटी, वह किसी मुसीबत में होगा, हमें उसके पास चलना चाहिए। बंटी, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, जैसा करेगा वैसा भरेगा। मंगू, मेरे साथ चल, कैसा भी है आखिर है तो हमारा दोस्त ही। मंगू किसी तरह बंटी को मनाकर कालू के सर्कस में पहुंच जाता है। वहां वे देखते हैं कालू एक जगह पर पड़ा हुआ रो रहा था। मंगू, कालू भाई, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कालू भाई, करतब दिखते हुए मेरा पैर टूट गया। सर्कस के मालिक ने कहा यह अब किसी काम का नहीं है, हम इसे और नहीं खिला सकते, इसलिए कल इसे गोली मार देना। मंगू, देखा बंटी, मेरा सपना सच था, अपना दोस्त सचमुच मुश्किल में है। बंटी, चलो इसे जंगल ले चलते हैं। मंगू और बंटी किसी तरह कालू को जंगल ले आते हैं। दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों
कालू का पैर ठीक हो जाता है। वह पहले की तरह दौड़ने लगता है। कालू, भाई मुझे माफ कर दो, मेरे लालच ने मुझे मौत के द्वार पर पहुंचा दिया था। तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे बचा लिया। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। इसके बाद तीनों दोस्त मिलकर रहने लगते हैं। शिक्षा, लालच बुरी बला है, जितना मिले उसी में संतोष करना चाहिए। धन्यवाद। कान्हा के संग होली। नीरज की मम्मी आरती किचन में काम कर रही थी। तभी नीरज भागता हुआ आया। मम्मी देखो ना। आरती ने प्यार से नीरज की ओर देखा और कहा, बेटा मुझे काम करने दे, तू बाहर जाकर खेल ले। लेकिन नीरज नहीं माना और मोबाइल लेकर मम्मी के पीछे पड़ गया। मम्मी देखो ना प्लीज। आरती ने बेटे के हाथ में मोबाइल देखकर कहा, तुझे कई बार मना किया है ना मोबाइल पर रील्स देखने के लिए। नीरज ने जिद पकड़ते हुए कहा, मम्मी एक बार देखो तो सही। सब लोग होली पर वृंदावन जा रहे हैं, कितनी भीड़ है, हम कब जाएंगे। आरती ने मोबाइल हाथ में लेकर देखा। इंस्टाग्राम पर कई रील्स थी वृंदावन की। कुछ समय काम भूलकर आरती भी रील्स देखने लगी। सब लोग रंगों में सराबोर, बाकी बिहारी मंदिर हो या मदन मोहन मंदिर, सब जगह भक्त नाच गा रहे थे। पूरा मंदिर लोगों से भरा हुआ था। आरती ने मोबाइल नीरज को देते हुए कहा, बेटा तेरे पापा को बोला तो था, लेकिन वह कह रहे थे कि बहुत भीड़ है, ऐसे में हम कैसे दर्शन कर पाएंगे। घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, तब नंबर आ रहा है, और छोटे बच्चों को लेकर तो जाना नामुमकिन है। नीरज गुस्सा होते हुए बोला, बस सारी दुनिया वृंदावन जा सकती है, हमारे लिए ही भीड़ है। यहाँ इस फ्लैट में बैठकर बालकनी से होली देखते रहो। नीरज गुस्सा होकर चला गया। शाम को प्रशांत घर आए तो आरती ने उनसे बात की, लेकिन प्रशांत ने साफ मना कर दिया। आरती समझा करो, वो तो बच्चा है, तुम तो समझदार हो, इतनी भीड़ में मैं तुम्हें और नीरज को कैसे संभालूंगा। यह सुनकर आरती ने कहा, अब बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो एक काम करते हैं, वृंदावन चलते हैं, कोशिश करेंगे, अगर दर्शन नहीं कर पाए तो बाहर से ही प्रणाम करके वापस आ जाएंगे, बच्चे का मन बहल जाएगा। प्रशांत ने कहा, ठीक है, लेकिन वहां जाकर जिद पर मत अड़ जाना कि लाइन में लगना ही है। घंटों नीरज को गोद में लेकर खड़े रहना मुझसे नहीं हो पाएगा। होली से 2 दिन पहले प्रशांत, नीरज और आरती को लेकर वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। तभी आरती कहती है, अपनी गाड़ी से नहीं जाएंगे, पता नहीं वहाँ पार्किंग की जगह मिले भी या नहीं, और फिर गाड़ी में पूरा रंग लग जाएगा। प्रशांत जी को बात समझ आ जाती है। तीनों मथुरा के लिए रोडवेज की बस पकड़ लेते हैं। मथुरा से वृंदावन जाने के लिए ऑटो लेकर वृंदावन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जब भीड़ देखते हैं तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। इतनी भीड़, श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचना तो दूर, उनकी आसपास की गलियों में पहुंचना भी नामुमकिन हो जाता है। सैकड़ों लोगों की भीड़ से गलियां पटी पड़ी थी। इस भीड़ को देखकर आरती ने कहा, अब क्या होगा, यहाँ तो मंदिर तक पहुँचना मुश्किल है। प्रशांत जी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, होली पर आने का कोई फायदा नहीं होगा। नीरज ने पापा से कहा, पापा आप लाइन में तो लगो, कान्हा जी अंदर से बुला लेंगे। नीरज की बात सुनकर प्रशांत ने कहा, बेटा मैं लाइन में नहीं लग सकता इतनी भीड़ में। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद तीनों वापस जाने की सोच रहे थे। वे थक हार कर एक मकान के बाहर बने चबूतरे पर बैठ जाते हैं। नीरज आगे जाने की जिद कर रहा था। आरती और प्रशांत उसे समझा रहे थे। तभी उनके पास एक छोटा सा बच्चा आता है। बच्चा प्रशांत से कहता है, आपको बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। यह सुनकर आरती ने पूछा, बेटा क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो जो हमें दर्शन करा दे। यह सुनकर बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे साथ आ जाओ, मैं दर्शन करा दूंगा। लेकिन उसकी बात सुनकर प्रशांत कहते हैं, ऐसे कैसे किसी के भी साथ चल दे, तुम्हें पता है ऐसे ही लूटपाट हो जाती है। यह सुनकर आरती कहती है,
चलो ना चलते हैं, इतनी भीड़ में कौन लूट लेगा, देखकर तो आते हैं। नीरज भी जाने की जिद करने लगता है। उनकी बातें सुनकर प्रशांत तैयार हो जाते हैं और चल देते हैं। तभी वह बच्चा उनसे कहता है, कान्हा जी के लिए रंग लाए हो? नहीं तो सामने से ले लो। यह सुनकर उन्हें ध्यान आया कि यहाँ तो आ गए, लेकिन गुलाल तो लिया ही नहीं। प्रशांत ने चुपचाप आरती से कहा, देखो मैंने कहा था ना, जरूर इसकी कमीशन होगी। इस दुकान पर गुलाल खरीदने को कह रहा है, अभी आगे देखो कितने पैसे खर्च करवाएगा। आरती ने आंखें दिखाते हुए गुलाल खरीदने के लिए इशारा किया। प्रशांत बिना कुछ बोले गुलाल खरीदने चले गए। कुछ देर बाद वे तीनों बच्चे के साथ पीछे पीछे चलने लगे। बच्चा गलियों से बाहर निकलकर यमुना जी के पास एक पेड़ के नीचे ले गया। वहां जाकर वह उन्हें पेड़ के पीछे की तरफ ले गया। यह देखकर प्रशांत ने कहा, देखो यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, मैंने कहा था पर तुम नहीं मानी, अब जरा सावधान रहना। बच्चा पेड़ के पीछे ले जाकर बोला, लो खेल लो होली बाके बिहारी जी से। आरती और प्रशांत देखकर दंग रह गए। पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बाके बिहारी जी की एक तस्वीर रखी थी। यह देखकर आरती ने कहा, बेटा तुमने तो कहा था मंदिर ले जाओगे, यह यहाँ ले आए, हमें तो मंदिर ही जाना था। तब उस बच्चे ने कहा, आप पहले इन्हें गुलाल लगाओ, फिर आंखें बंद करके यहाँ बैठ जाओ, बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। आरती नीरज को गोदी में बिठाकर प्रशांत जी के साथ नीचे बैठ जाती है। दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी वे क्या देखते हैं कि तीनों बाके बिहारी जी के मंदिर में श्री बाके बिहारी जी के सामने खड़े हैं। मंदिर में बहुत कम लोग हैं। पुजारी जी सबको गुलाल लगा रहे हैं। आरती और प्रशांत एक दूसरे को देख रहे थे। फिर उन दोनों ने बाके बिहारी जी के चरणों में माथा टेका, दोनों को गुलाल लगाया। किसी तरह नीरज का हाथ उनसे छूट गया। आरती नीरज नीरज आवाज देने लगी। तभी दोनों की आंख खुल गई। उन्होंने देखा उनके चेहरे पर वही गुलाल लग रहा था। पास ही नीरज पास में खड़ा था। वह पूरा रंगों में सरोवर था। आरती ने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया और पूछा, बेटा तुम्हें यह रंग किसने लगाया? नीरज बोला, आप दोनों आंखें बंद करके बैठे थे, तभी कान्हा जी आए और मेरे साथ होली खेलने लगे। मैंने आपको बहुत आवाज दी पर आपने सुना ही नहीं। आरती ने पूछा, तू सच कह रहा है? सच में कान्हा जी आए थे? प्रशांत और आरती ने चारों ओर देखा, लेकिन वह बच्चा कहीं नहीं था। प्रशांत और आरती की आंखों में आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने बोला, कान्हा जी मंदिर छोड़कर खुद हमारे साथ होली खेलने आ गए। आरती और प्रशांत ने उस तस्वीर के सामने माथा टेका। बहुत देर तक तीनों वहीं बैठकर उस बच्चे का इंतजार करते रहे। फिर वे उस तस्वीर को लेकर अपने घर आ गए। धन्यवाद। कुएं का भूत। एक गांव में मिट्टू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता किसान थे। वे खेतों में काम करते थे। मिट्टू घर पर ही रहता था। वह अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता रहता था। एक दिन मिट्टू गेंद से खेल रहा था। तभी उसकी गेंद जंगल की ओर चली गई। वह गेंद लेने के लिए जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर उसे कहीं भी गेंद नहीं मिली। तभी उसने देखा पास ही में एक कुआं है। उसने सोचा कहीं गेंद कुएं में तो नहीं चली गई। वह कुएं के अंदर झांकने लगा। तभी उसने देखा कि गेंद पानी के ऊपर तैर रही थी। अब मिट्टू ने सोचा गेंद कुएं से कैसे निकाली जाए। यह सोचकर वह एक पेड़ की टहनी तोड़ लाया। उससे गेंद निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह टहनी भी छोटी पड़ गई। मिट्टू निराश होकर वापस आने लगा। अभी उसने देखा कि उसकी गेंद अपने आप ऊपर आ गई। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। गेंद को लेकर वह वापस कुएं के पास गया। मिट्टू, कौन है जिसने मेरी गेंद निकाली? मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तभी कुएं से आवाज आई, मैं कुएं का भूत हूँ। मुझसे डरो मत, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? यह सुनकर मिट्टू डर गया और वहां से भागने लगा। तभी कुएं से रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर मिट्टू रुक गया।
वह डरते डरते कुएं के पास गया। तभी कुएं में से सफेद रंग का भूत बाहर आ गया। मिट्ठू डर के भागने लगा। भूत, भागो मत, मैं बहुत अकेला हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो। मिट्ठू, लेकिन कहीं तुम मुझे खा गए तो क्या होगा? भूत, अरे मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, सब मुझसे डरते हैं, लेकिन किसी से भी पूछ लो, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मिट्ठू, ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगा, लेकिन मैं तुमसे अकेले में मिलने आऊंगा। किसी ने देख लिया तो वो मुझे भी भूत समझने लगेगा और किसी तांत्रिक के पास ले जाएंगे। भूत, ठीक है, वैसे भी मैं जब तक ना चाहूँ कोई मुझे देख नहीं सकता। इस तरह मिट्ठू और भूत दोनों दोस्त बन जाते हैं। मिट्ठू घर आ गया। अब हर दिन जब उसके माता पिता खेत पर काम करने चले जाते तो मिट्ठू भूत के साथ खेलने पहुंच जाता। दोनों मजे से खेलते रहते। भूत उसके साथ तरह तरह के खेल खेलता और उसे अपने कंधे पर बैठाकर घुमाता, कुएं में ले जाता और फिर ऊपर ले आता। जब मिट्ठू थक जाता तो दोनों बैठकर बातें करने लगते। एक दिन गांव का एक आदमी किसी काम से जंगल से जा रहा था। उसने मिट्ठू को कुएं के पास खेलते देखा। वह दौड़ता हुआ खेत पर गया और उसके माता पिता से कहा, किशन भाई, तेरे लड़के पर तो भूत चढ़ गया, वह पागल हो गया, अकेला जंगल में भूत वाले कुएं के पास खेल रहा है। मिट्ठू के माता पिता भागे भागे वहां जाते हैं, लेकिन मिट्ठू नहीं मिलता। वे तुरंत घर पहुंच जाते हैं। घर पर मिट्ठू बैठा था। पिता, तू कुएं के पास क्या कर रहा था? मिट्ठू, कुछ नहीं, मेरी गेंद वहां चली गई थी। माता, बेटा, आज के बाद वहां मत जाना, वहां एक भूत रहता है। मिट्ठू, ठीक है, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। अगले दिन भूत मिट्ठू को ढूंढता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। मिट्ठू घर के पास खेल रहा था। भूत, दोस्त, तुम आज आए क्यों नहीं? मिट्ठू, भूत भाई, मम्मी पापा ने मना कर दिया। भूत, जानता हूँ, कल एक गांव वाले ने तुम्हें कुएं के पास देख लिया था, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। मिट्ठू, तुम मेरे घर में रहने लगो, फिर हम यहीं खेल लेंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। भूत वहीं रहने लगा। एक दिन मिट्ठू भूत से बात कर रहा था। तभी उसके पिता ने उसे हवा बड़बड़ाते हुए देखा और पूछा, पिता, तुम किससे बात कर रहे हो? मिट्ठू, पापा, मैं एक भूत से बात कर रहा था। आप डरे नहीं, वह मेरा दोस्त है और केवल मुझे दिखाई देता है। पिता, बेटा, ये तू क्या कह रहा है? मैं आज ही तुझे तांत्रिक के पास ले चलता हूँ। मिट्ठू, नहीं पापा, वह बहुत अच्छा है। भूत, इन्हें बोल, मैं बुरा भूत नहीं हूँ। मिट्ठू अपने माता पिता को बहुत समझाता है, लेकिन वे नहीं मानते। मिट्ठू को अपने रिश्तेदार के घर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। कई सालों के बाद जब मिट्ठू शहर से पढ़कर गांव आता है तो वह उसी कुएं के पास जाता है, लेकिन उसे भूत नहीं मिलता। वह निराश होकर वापस आ जाता है। तभी एक लड़का उससे मिलने आता है। वह बताता है कि वह वही भूत है, अब उसका जन्म हो चुका है। उसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं। धन्यवाद। नानी का घर। माँ, अंशु जल्दी कर, नहीं तो देर हो जाएगी, हमें शाम से पहले पहुँचना है। अंशु, बस माँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। अंशु आज बहुत खुश था। स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और नानी के घर जाना था। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और नीचे माँ के पास पहुँच गया। माँ, बेटा, जल्दी चल, तेरे मामा लेने आएंगे, स्टेशन पर कहीं गाड़ी छूट ना जाए। अंशु माँ के साथ स्टेशन की ओर चल दिया। रास्ते भर अंशु बहुत खुश था। पूरे 1 साल बाद नानी के घर जा रहा था। रास्ते भर हरे भरे खेतों को देखते देखते कब स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। ट्रेन से उतरे ही थे कि सामने मामा खड़े थे। अंशु, मामा जी नमस्ते। मामा, कैसा है मेरा शेर? मामा ने मम्मी के पैर छुए और अपनी बाइक पर बिठाकर गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचकर अंशु ने देखा नानी गली में ही उनका इंतजार कर रही थी। अंशु ने नानी के पैर छुए।
नानी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। उसके बाद तीनों अंदर गए। मामा बाइक घुमाकर बाहर चले गए। कुछ देर बाद मामा आए, ढेर सारी कचौड़ी जलेबी लेकर। नानी ने जल्दी से चाय बनाई और अंशु अपनी माँ के साथ नाश्ता करने बैठ गया। अगले दिन अंशु मामा के साथ खेतों पर चला गया। मामा खेत पर काम कर रहे थे। तभी अंशु ने देखा कुछ लोग शोर मचा रहे थे, मारो मारो, भागो भागो। यह देखकर अंशु डर गया। मामा भी खड़े होकर देखने लगे। अंशु डर के मारे मामा से चिपक गया। मामा, डर मत बेटा, लगता है गांव में तेंदुआ घुस आया है। काफी दिन से एक तेंदुआ बहुत परेशान कर रहा है। गांव वाले उसी को मारने भागे होंगे। अंशु बुरी तरह डर गया था। अंशु, मामा जल्दी से घर चलो। मामा, अरे डर मत, मैं हूँ ना। अंशु, नहीं मामा, मुझे अभी घर जाना है। मामा अंशु को गोद में लेकर घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचकर अंशु माँ से निपटकर बहुत रोया। माँ, बेटा क्या हुआ? अंशु, माँ अपने घर चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ। माँ, क्या बात कर रहा है, अभी तो आए हैं। तब मामा ने माँ को सारी बात बता दी। माँ, एक काम कर, तू खेत पर मत जाया कर, घर में ही रहा कर। लेकिन अंशु जिद करके बैठ गया कि उसे यहाँ नहीं रहना है, घर ही जाना है। नानी, मेरा राजा बेटा, एक काम कर, आज से तू मेरे साथ रह। मैं देखती हूँ कौन सा तेंदुआ आता है मेरे अंशु के पास। बहुत मुश्किल से अंशु घर में रहने को तैयार हुआ, लेकिन वह एक कोने में बैठा रहता। 2 दिन के बाद नानी कहीं बाहर गई। कुछ देर बाद नानी घर वापस आई। नानी, अंशु अब डर मत, वह तेंदुआ पकड़ा गया, उसे पिंजरे में बंद करके ले गए। यह सुनकर अंशु बहुत खुश हुआ। अंशु, सच नानी, आप सच कह रही हैं? नानी, हाँ बेटा, सरकारी लोग आए थे उसे पकड़ने, उसे पकड़कर ले गए। अब तो मजे से रह और घर जाने की बात मत करना। अंशु बहुत खुश हुआ। वह मजे से रहने लगा। पूरी छुट्टियों में मजे से पूरे गांव में खेलता रहा और मामा के संग खेत पर भी जाने लगा। अब अंशु की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। नानी के घर से चलने का समय आया तो नानी ने कहा, नानी बेटा, तुझे एक बात बतानी थी। वो तेंदुआ अगले दिन पिंजरे से भाग गया और फिर से गांव में आने लगा। लेकिन अगर तुझे बता देती तो तू यहाँ से चला जाता। अंशु, नानी, अगर वो मुझे खा जाता तो? नानी, बेटा, तू तो कुछ दिन के लिए यहाँ आया है। यहाँ के रहने वाले और उनके बच्चों के बारे में सोच, वे तो कहीं भाग भी नहीं सकते। इसलिए जैसे हालात हो उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। अंशु, नानी, मैं अब कभी नहीं डरूंगा और हर छुट्टियों में आपसे मिलने आऊंगा। धन्यवाद। प्रिया और जादुई चिड़िया। प्रिया एक बहुत सुंदर सी बच्ची थी। वह अपने माता पिता के साथ पहाड़ों में रहती थी। प्रिया के पिता भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते थे। शाम तक वे उन्हें वापस ले आते थे। इसके बदले में गांव वाले उन्हें कुछ पैसे देते थे, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन प्रिया ने अपने पिता से जिद की कि वह भी पहाड़ पर चलेगी। उसके पिता ने प्रिया की बात मान ली, लेकिन उससे कहा, बेटी, मैं तुझे ले तो जाऊंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू अकेली इधर उधर नहीं जाएगी। प्रिया मान जाती है। प्रिया के पिता उसे गोद में उठाकर दूसरे हाथ में लाठी लेकर भेड़ों के साथ पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ पर पहुंचकर वे थक जाते हैं। पहाड़ों के पीछे एक बड़ा सा हरी घर का मैदान था। सारी भेड़ें वहीं घास खा रही थी। प्रिया को उसके पिता ने कहा, बेटी, यही मैदान में तुम भी खेल लो, कहीं दूर मत जाना, मैं कुछ देर आराम कर लूं। प्रिया ने देखा वहाँ पर बहुत से फूलों के पौधे थे, जिनमें सुंदर सुंदर फूल लगे थे। प्रिया वहाँ से फूल तोड़ने लगी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, हमें बचा लो, हमें बचा लो। यह आवाज सुनकर प्रिया डर गई। वह दौड़कर अपने पिता के पास जाने लगी।
लेकिन उस आवाज में इतना दर्द था कि वह उस दिशा में चल दी जहाँ से आवाज आ रही थी। वहीं पास ही में प्रिया ने देखा एक छोटी सी सफेद कपड़े की पोटली पड़ी थी। वह पोटली के पास गई तो पोटली हिलने लगी। उसमें से आवाज आ रही थी, हमें आजाद कर दो, हमें बचा लो। प्रिया ने डरते डरते पोटली खोली। पोटली अभी पूरी खुली भी नहीं थी कि उसमें से 3-4 रंग बिरंगी चिड़िया उड़कर बाहर आ गई। प्रिया डर गई, लेकिन उनमें से एक चिड़िया ने प्रिया के सामने आकर कहा, डरो नहीं, हमें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चिड़िया को इंसान की आवाज में बोलते देखकर प्रिया ने डरते हुए कहा, तुम सब हमारी आवाज में कैसे बात कर रही हो? एक नीली चिड़िया ने कहा, हम दूर देश की राजकुमारियां थी। एक जादूगर ने हमें यहाँ कैद कर रखा था। हमारे पिता से उसने हमें छोड़ने के बदले राज्य मांग लिया। राज्य लेने के बाद भी उसने हमें नहीं छोड़ा। प्रिया ने पूछा, लेकिन अब क्या होगा? तुम वापस अपने असली रूप में कैसे आओगी? यह सुनकर एक चिड़िया ने बताया, इस पोटली को अगर तुम तोड़ दो तो जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा और हम असली रूप में आ जाएंगे। जादूगर का जादू खत्म होते ही हमारे पिता भी आजाद हो जाएंगे, फिर वो जादूगर को कैद कर लेंगे। प्रिया बोली, बस इतनी सी बात? यह कहकर प्रिया उस पोटली को उठाकर जोर से जमीन में मारती है। पोटली मिट्टी की थी, वह टूट जाती है। पोटली के टूटते ही चारों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ जाती है। एक राजकुमारी अपना सुंदर सा मुकुट प्रिया को देती है। एक राजकुमारी प्रिया को अपने कपड़े देती है और उसके कपड़े खुद पहन लेती है। उसके बाद वे चारों राजकुमारियां वहां से चली जाती है। प्रिया अपनी सूझबूझ खोकर सब देखती रहती है। कुछ देर में उसके पिता प्रिया के पास आते हैं। वे देखते हैं कि प्रिया बहुत सुंदर कपड़े पहने और सोने का मुकुट लगाए बैठी है, तो वे उससे पूछते हैं कि ये सब कहाँ से आया। तब प्रिया उन्हें सारी बात बता देती है। यह सुनकर प्रिया के पिता बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत नेक काम किया है। शाम को दोनों घर आ जाते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद राजा के सिपाही उनके घर जाते हैं। प्रिया के माता पिता और प्रिया को साथ ले जाते हैं। राजा के दरबार में उनका बहुत मान सम्मान होता है। राजा उन्हें अपने राजमहल में रख लेते हैं। प्रिया अब पूरा दिन उन राजकुमारियों के साथ खेलती रहती थी। लेकिन कुछ दिन बाद प्रिया बहुत उदास रहने लगी। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। एक दिन राजा ने प्रिया के पिता को बुलाकर इसका राज पूछा, तो उन्होंने कहा, राजा जी, आपका महल बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग पहाड़ पर रहने वाले हैं। हमें यहाँ घुटन महसूस हो रही है। वहाँ टूटे घर में भी बहुत शांति थी। प्रिया भी पहाड़ों को याद करके उदास हो गई है। राजा उनकी बात समझ जाता है। वह अपने आदमियों को भेजकर प्रिया के मकान की जगह सुंदर सा मकान बनवा देता है। उसके बाद राजा बहुत सारे उपहारों के साथ उन तीनों को विदा करते हैं। प्रिया अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है। धन्यवाद।